यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीएमए हाइट्स चैनल पर। ये जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं, दिस क्लास नंबर इज 36। क्लास नंबर इज 36 which on paper number 15 of final level and the paper name is strategy cost management decision making। तो इसमें जो this your final level paper and this class 36 is coming based on the study notes which we are following. So this class number 36 directly derived from here only. It is not a arbitrary number. It is just we are following this consistently a study note as reference material. So class number 36 is based on this study notes. The paper name is strategy cost management decision making, which is final level paper number 15। तो हम जो अभी चल रहे थे, वी आर एग्जैक्टली ऑन दिस स्टडी नोट 2 एंड द टॉपिक वाज ट्रांसफर प्राइसिंग 2.2। तो अभी जो हम कर रहे थे दैट वी आर डूइंग सम इलस्ट्रेशन एंड बेस्ड ऑन दैट कंसिस्टेंसी we are now on illustration number 51 which belongs to profitability, but the core theme is the transfer pricing here। तो स्टार्ट करते हैं। पीएच लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टू प्रोडक्ट नेमली बीएक्सी एंड डीएक्सी। ये दो प्रोडक्ट बेचते हैं जिनका नाम बीएक्सी और डीएक्सी है। द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए इनका फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट है। द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द बोथ प्रोडक्ट। So here the working capital investment is not directly given. It is basically a function of, or basically this 3 months of the cost of sale of the both product. So here the fixed asset is given here of which is exactly 2 lakh rupee, but the working capital investment is not directly given here. It is basically 3 months of the cost of the sale. So we have to in fact calculate the cost of sale in this sum. The fixed capital has been financed by term loan lending institution at instant rate of 11% per annum। जो ये 2 लाख रुपए वाला सम है जो फिक्स एसेट के लिए लगा है, ये हमें जो मिला है वो 11% के ब्याज पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इसको लैंड किया है, उधार दिया हुआ है। Half of the working capital is financed through a bank borrowing carrying interest rate at 19.4%. and other half of the working capital is being generated through the internal resources। तो अभी तक यहाँ के इतने पैरा में इन्होंने क्या बताया है कि इस तरह से कैपिटल हमने अरेंज किया है। तो कैपिटल में आपका जो फिक्स कॉस्ट है, जो आप सॉरी नॉट कॉस्ट, फिक्स असेट जो है आपके, फिक्स असेट है आपके 2 लाख रुपए के हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए के हैं, ये रुपीज में दिए हुए हैं। और आपका जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो है आपकी, वो वर्किंग कैपिटल क्या है, 3 मंथ्स कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये 3 मंथ की कॉस्ट ऑफ सेल जो आपकी आती है वो है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है रुपीज में। लेकिन ये कैसे फाइनेंस हो रखी है, ये क्या है, हाफ ऑफ इट मींस 50% ऑफ इट इज फाइनेंस थ्रू a bank which is in fact charging 19.4% as interest rate, and half remaining 50% or half you may say it is arranged by the some internal resources से, ठीक है, internal resources से इन्होंने अरेंज की है। और जो ये 2 लाख वाला है, इस पे जो इंटरेस्ट रेट का है वो है 11%। ये 11% से फाइनेंस हो रखी है, ठीक है। तो अभी तक तो ये डाटा दिया हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं, सवाल में क्या पता चलेगा। द ऑपरेटिंग डाटा एंटीसिपेटेड फॉर द 16-17 इज एज अंडर। तो 2016 और 17 के लिए इन्होंने डाटा दिया हुआ है इन दोनों प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बीएक्सी एंड डीएक्सी रेस्पेक्टिवली का। प्रोडक्शन पर एमनम इन यूनिट्स के टर्म में 5000 एंड 10000। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट के हिसाब से इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर आगे दिया हुआ है। मटेरियल ए जो लगता है वो 1 kg लगता है बीएक्सी के लिए, और 0.75 kg लगता है डीएक्सी के लिए। इसका जो भाव है, मटेरियल का रेट है 4 रुपए पर केजी। मटेरियल भी सिमिलरली जिसका रेट 2 रुपए पर केजी है, 1 किलो लगता है प्रोडक्ट बीएससी में, एंड 1 kg इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डीएक्सी। लेबर के आवर्स जो हैं वो 5 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट बीएक्सी के लिए, और
3 आवर्स लगते हैं डीएक्सी के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस रेट जो दिया है 2 रुपीज पर आवर यहाँ दिया हुआ है, तो here hours is given here, rate is given here, we can directly calculate the labor cost basically. Factory overheads are recovered at 50% of the direct wages। तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो आपके कवर होते हैं, डायरेक्ट वेजेस जो हैं उसके 50% बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 40% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं या ऑफिस एक्सपेंसेस जिनको बोलते हैं वो 40% फैक्ट्री कॉस्ट के हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 2 रुपीज एंड 3 रुपीज पर यूनिट रेस्पेक्टिवली फॉर द बीएक्सी एंड डीएक्सी। तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है। एसएनडी के जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं 2 रुपीज पर यूनिट एंड 3 रुपीज पर यूनिट, ये डायरेक्टली दिए हुए हैं, ये यहाँ पे डायरेक्टली दिए हुए हैं आपको, राइट। तो और ये जो बाकी डाटा है ये फंक्शन बनाए हुए हैं। 50% इन्होंने बताया डायरेक्ट वेजेस का जो आपका फैक्ट्री का ओवरहेड है, और एसएनडी के जो ओवरहेड है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ओवरहेड हैं या जो ऑफिस के ओवरहेड हैं वो 40% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट के दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपके एसएनडी के जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली दिए हैं 2 रुपए यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट और 3 रुपए पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बीएक्सी एंड डीएक्सी respectively. The company expects to earn an after-tax rate of after-tax profit of 12% on the capital employed। तो ये टारगेट है कंपनी। क्या चाहती है कंपनी? चाहती है 12% आपका जो है 12% आफ्टर टैक्स का वो प्रॉफिट चाहती है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। द इनकम टैक्स रेट इट 50%, ये दिया हुआ है। करना क्या है? प्रिपेयर्ड कॉस्ट शीट। तो ये कॉस्ट शीट आपको बनानी है। कॉस्ट शीट वैसे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको ये सारी फैक्ट्री कॉस्ट और ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है 12% कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स कैपिटल तो डायरेक्टली दी हुई है, और जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल आपकी जो दी हुई है वो दी हुई है कॉस्ट ऑफ सेल का, 3 महीने का कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट शीट बनानी ही पड़ेगी हमें। तो प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग एलिमेंट वाइज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रिपेयर, और दूसरा क्या करना है, ये तो एक काम था, दूसरा काम क्या? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी आफ्टर टैक्स फॉर 16-17। तो सबसे पहला तो काम इसका यही है कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी हमें। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी और सेलिंग प्राइस निकालने पड़ेंगे। तो आपको ये सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि कॉस्ट शीट कैसे बनती है। तो कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट शीट इज नथिंग बट एलिमेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब आप मटेरियल की ये कॉस्ट यहाँ दी हुई है, जैसे मैं इस प्रोडक्ट की अगर बात करूं बीएक्सी के लिए, तो बीएक्सी में आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है 4 हो जाएगी। 4 यानी कि 4 प्लस 2 ये 2, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? 6 रुपए पर यूनिट। एंड द 2 पर आवर इज द वेजेज आवर एंड इट कंज्यूम 5 आवर्स। तो जो अगर मैं कहूं लेबर के डायरेक्ट लेबर या वेजेस डायरेक्टली कहेंगे, वेजेस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 into 5, तो दिस कम्स टू 10, राइट। तो आपका ये जो कॉस्ट हो गई ये आपकी लेबर की कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, बेसिकली प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट आपकी 16 रुपीज हो गई, राइट। प्राइम कॉस्ट आपकी 16 रुपीज हो गई। सिमिलरली आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इसकी अगर मुझे प्राइम कॉस्ट निकालनी तो पहले लेबर, ये मैं आपकी मटेरियल की कॉस्ट क्या है, मटेरियल की कॉस्ट इसके लिए 3 रुपए हो जाएगी, इसके लिए 2 रुपए हो जाएगी, 3 + 2 5, और ये आपका हो गया, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट तो हो गई इसकी 5 रुपए, और ये आपका जो लेबर का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट 2 रुपए पर आवर है, इसमें 3 घंटे लगते हैं तो 6 रुपए ही हो गई। तो आपकी प्राइम कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट को ही हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये 11 रुपीज हो गई। ठीक है, फिर इसमें क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो वेजेस जैसे ये दिए हुए हैं, आप इसमें फैक्ट्री ओवरहेड अगर जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो उसके लिए आपको वेजेस जैसे 10 रुपए हैं तो इसमें 5 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस है। तो अगर इस प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आपकी प्राइम कॉस्ट को मैं पीसी लिख देता हूँ, तो प्राइम कॉस्ट आपकी 16 रुपए है। फिर आपकी फैक्ट्री कॉस्ट को मैं एफसी लिख देता हूँ। ये फिक्स कॉस्ट मत समझिए, फैक्ट्री कॉस्ट है।
तो ये कितनी हो गई 5 रुपए, तो ये आपका 21 रुपए क्या हो गई फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे आ गए। फैक्ट्री ओवरहेड 50% से रिकवर किए, तो 10 रुपए के केस में यहाँ 5 रुपए हो गए। अब ये क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है 40% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, तो एडमिन के एक्सपेंसेस जो हैं इसके 40% यानी कि 11.5 रुपीज ही हो जाएंगे एडमिन एक्सपेंसेस। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट में अगर एडमिन एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है इस तरह से। तो ये आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर इन्होंने बना के बताया होगा, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये आ भी रहा है इसमें। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल आपका 6 रुपए, 6 रुपए कैसे है, क्योंकि 1 केजी 4 और पहले चलिए इतने बीएक्सी प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, मैं इतने की बात करता हूँ आपके इस यूनिट के लिए लेते हैं, केवल इतने के लिए लेते हैं। ठीक है, इतने के लिए ले लेते हैं, राइट। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है ये 6 रुपए कैसे आ रहा है, क्योंकि मटेरियल ए और बी लग रहे हैं। मटेरियल ए और बी जो लग रहे हैं उसमें क्या है, 1 केजी मटेरियल ए लग रहा है और 1 केजी मटेरियल बी लग रहा है, जिसकी कॉस्ट आपकी कितनी हो जा रही है 4 + 2। ठीक है, तो 6 हो जाएगी। डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट कैसे आ रही, 2 रुपए घंटा है और 5 रुपए लग रहे हैं, तो आपकी ये 10 रुपए हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। प्राइम कॉस्ट में केवल लेबर और वेजेज के ही रेट होते हैं, इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड आपके 50% ऑफ दिस डायरेक्ट वेजेज हैं। तो ये आपके 50% आप 10 का करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, तो इससे आपकी जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, विच इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टू। तो दिस कमिंग्स 21। ऑफिस जो एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है आपके फैक्ट्री कॉस्ट के 40% है, तो इसके 40% ये है, ये दिस इज नथिंग बट द 40% ऑफ दिस। ये दिया हुआ है सवाल में सारा, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू 0.4, तो ये आपके आते हैं 8.4। 21 इंटू 0.4 करेंगे तो ये 8.4 आएंगे। अब इसमें जो फैक्ट्री में आप ऑफिस के ओवरहेड या जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है जब वो जोड़ दिया तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये वाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डायरेक्टली 2 रुपए दिया हुआ था, तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट इज 31 रुपए 40 पैसे फॉर एग्जैक्टली फॉर दिस यूनिट BXC. Similarly, if you do same thing here, तो you will get the 5 रुपए cost of this material, क्योंकि वहाँ 0.75 और ये हो रहा था आपका 1 हो रहा था, तो 5 रुपए। लेबर की कॉस्ट 6 रुपए, क्योंकि वहाँ 3 घंटे लग रहे थे, इससे आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 11 रुपए। इसमें आपने फैक्ट्री ओवरहेड आधा है इसका, तो 3 रुपए ये हो गया, तो इससे आपकी जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो 14 रुपए हो गई। इस फैक्ट्री कॉस्ट का 40% कीजिए, ये 14 का 40%, तो दिस इज 0.4 या तो 40% आप इसको कर लीजिए तो 5.6 आ जाएगा। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये डायरेक्टली दिया हुआ है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपकी 22.60। तो अब ये क्या था, ये तो दिया हुआ था इन्होंने बेसिकली दिया हुआ था, ये तो पर यूनिट का है। अब यहाँ क्या था, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम यहाँ कितना था 5000 था एनुअल, और यहाँ कितना था 6000 वॉल्यूम था। यहाँ 6000 वॉल्यूम था, नहीं सॉरी 10,000 वॉल्यूम था, 10 नॉट 6000, 10,000 वॉल्यूम था यहाँ पे। तो आप इस सिंपल इसको 5000 से गुणा करेंगे तो ये 30,000, फिर इसको 5 से करेंगे 50,000, 80,000, 25,000, 1,05,000। इस तरह से ये जस्ट इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन है इस कॉलम में। तो इससे आपकी ये यहाँ तक आप कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ ये मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे करना है, यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये वाला भी काम कर सकते हैं, इसमें आप 10,000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम दिस प्लस कॉलम दिस, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये आपका इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ दीजिए तो ये आपका ये वाले कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले कॉलम आपका आ जाएगा। तो ये तो टोटल है। तो अब ये तो आपने कॉस्ट शीट बनाई, लेकिन यहाँ वर्किंग कैपिटल में कॉस्ट ऑफ सेल जो आपकी ये आई थी, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आई थी, ये वाली कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ गई थी, ये वाली, और सम करेंगे तो ये वाली आ गई। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, एक तो हमें कॉस्ट शीट बनाना था, कॉस्ट शीट तो बन गई। अब हमारा क्या एम था कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, तो कंपनी का मानना ये है, कंपनी कहती है कि हमें चाहिए आपको
12% का, आई थिंक 12% का इनको पोस्ट टैक्स आपको वो चाहिए, पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहिए वर्किंग कैपिटल पे। तो वर्किंग कैपिटल कितनी थी, वर्किंग कैपिटल आपकी इन्होंने एम्प्लॉयड की हुई थी उसमें कितनी, 2 लाख तो फिक्स असेट में थी, और जो आपकी जो वर्किंग कैपिटल थी, सॉरी यहाँ कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड की हुई थी, 2 लाख तो फिक्स कॉस्ट में थी यहाँ पे, और वर्किंग कैपिटल कितनी थी, 3 मंथ का, 3 मंथ का क्या था यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, 3 मंथ का आपका था कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी, ये वाली जो कॉस्ट ऑफ सेल है, ये पूरे साल की है, ये कॉस्ट कितने की है, ये एनुअल की है, 2016-17 के लिए, 2016-17 आई थिंक या 6-7 जो भी है उसके लिए काम हो रहा था। तो अब देखिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इस पे जो इंटरेस्ट लैंड हुआ है, हाफ जो इंटरेस्ट लैंड हुआ है जो बैंक वाले ने किया, हमें देखना पड़ेगा कि उस पे इंटरेस्ट कितना जा रहा होगा हमारा। तो देखो 2 लाख पे तो हमारा सीधा सीधा इंटरेस्ट जा रहा होगा, 2 लाख पे तो हमारा सीधा सीधा, क्योंकि उन्होंने रेट दिया है वहां पे एग्जैक्टली। लेकिन आपका जो ये वाला इंटरेस्ट है जिसमें वर्किंग कैपिटल में कॉस्ट ऑफ सेल का वो 3 महीने का था, उसकी कैलकुलेशन नीचे दी हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे दी हुई है। तो ये वाले 2 कॉलम मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, देखिए 1,57,000 रुपए ये आपके हैं, 1,57,000 ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1,57,000 इंटू 0.25 यहाँ क्यों किया है, ये वाला, ये 0.25 क्यों किया है, ये वाला 0.25 इसने इसलिए किया है यहाँ, ये वाला 0.25 इसने क्यों किया है यहाँ पे, ये वाला क्योंकि 0.25 में इसको इसको चाहिए 3 मंथ के लिए, ठीक है, 3 मंथ का इंटरेस्ट चाहिए। जबकि ये जो कैपिटल ये वाला है, कॉस्ट ऑफ सेल जो है, ये क्या है, एनुअल है, ये क्या है, एनुअल है। तो इसको 3 मंथ के लिए मतलब 1/4 होगी इसकी, इसलिए यहाँ पे किया है। अच्छा, ये डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 0.5 क्यों किया, ये देखना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये वाला 0.5 क्या हो गया भाई, ये वाला तो आपका एनुअल कैपिटल है, और ये 0.25 इसलिए किया है कि हमें 3 मंथ का चाहिए। ये 0.5 क्यों किया है, ये 0.5 इसलिए किया है कि हाफ जो कैपिटल है, हाफ ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाफ ऑफ वर्किंग कैपिटल हम क्या कर रहे हैं, ये आधी कैपिटल ही हम इसको बाहर से ले रहे हैं, और बाकी आधी हम इंटरनल रिसोर्स से जनरेट कर रहे हैं। तो उस पर तो इंटरेस्ट जाएगा नहीं, इंटरेस्ट किस पे जाएगा, इंटरेस्ट केवल जाएगा जो हम बाहर से ले रहे हैं। तो इसलिए ये 0.25 3 मंथ के लिए किया है, और ये 0.5 हाफ ऑफ कैपिटल वी आर इनफैक्ट बोरोइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, रेस्ट वी आर अरेंजिंग फ्रॉम इंटरनल सोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका दूसरा देखिए, अब ये जो आपका ये वाला है 1 लाख और 11%, 11% उन्होंने डायरेक्टली दिया है। 1 लाख क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि आपके 2 प्रोडक्ट हैं, 2 लाख का आपका कैपिटल है, उसने ये मान लिया कि 1 लाख इधर लेगा, 1 लाख इधर लेगा, और ये 50% जो है ये इरिलेवेंट है या मिसप्रिंट है किसी तरह से, ठीक है, राइट। तो ये 50% की फिगर ये यहाँ गलत है, ये सिमिलर यहाँ गलत है। इस तरह से आप जो ये आपकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो देखिए उसको आपने 0.25 यहाँ पे किया, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल थी बेसिकली एनुअल, 0.25 3 मंथ की वजह से आपने किया, और ये 0.5 क्यों किया, क्योंकि आप हाफ कैपिटल आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल जनरेट कर रहे हैं, तो उस पे ब्याज जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये किया 19.4% डायरेक्टली दिया हुआ है। ये आपका फिक्स जो आपने एसेट लिए हैं उसमें 1 लाख रुपए इधर लिए हुए हैं, और 11% पे वो लैंड हो रखे हैं। तो इससे करेंगे तो 16,481 आएगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 31,288 रुपीज। आपका ये आपका इंटरेस्ट रेट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई हुई है, ये सेम चीज को यहाँ से उठा के ले आए हैं। ये 14,807 एंड 16,481 एंड कम्युलेटिवली 31,288। तो ये दीज इंटरेस्ट इज कमिंग फ्रॉम हेयर ओनली, राइट। तो ये तो हमें फिगर भरनी है कैलकुलेट करने के बाद। तो ये इंटरेस्ट के कंपोनेंट मैंने बता दिए दोबारा से। ये आपका टोटल वर्किंग का जो कॉस्ट ऑफ सेल है साल भर की है, 0.25 इसलिए यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि हमें जो है 3 मंथ का लेना है,
0.5 इसलिए किया हुआ है यहाँ पे क्योंकि हमें हाफ पे ही इंटरेस्ट देना है, हाफ हमने इंटरनल सोर्स पे जनरेट किया हुआ है। ये 19.4 रेट दिया हुआ है। ये जो आपकी कैपिटल है उसने 1 लाख को यहाँ स्प्लिट किया है, 2 लाख है दोनों, और 11% रेट डायरेक्टली दिया हुआ है। ये वाला चीज मैंने जो बताया ये आपका, ये कहीं से गलती है इसमें या मिसप्रिंट है, जो भी आपका हो, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा आपका। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है ये इंटरेस्ट के बाद, इन्होंने ये बताया था कि आपका जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है वो 12% कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपको क्या करनी है, रिटर्न अर्न करनी है आफ्टर टैक्स। तो 50% टैक्स का रेट है, राइट। तो यहाँ तक तो आपकी कॉस्ट बन गई है, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट बन गई, राइट। अब आप देखिए कि आपको प्रॉफिट कितना कमाना है। तो प्रॉफिट कितना कमाना है आपको आफ्टर टैक्स के बाद। तो देखिए प्रॉफिट के लिए क्या कैलकुलेशंस हैं कि जो आपकी, जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी, ये वाली जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस पे आपको आपको देखना है कि हम कितना कमाएंगे। आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है देखिए वो 1,57,000 रुपए है आपका ये, और 2,26,000 आपका ये इधर है, इस तरफ से है। और इसमें फिक्स आपका जो लगा हुआ है 1 लाख है, ये 1 लाख है। तो इस पे आप कितना, इन सब पे आपको कितना कमाना है, इन सब पे आपको 12% अर्न करना है आफ्टर टैक्स। लेकिन आपका टैक्स का रेट 50% है, तो यानी कि 50% मतलब आपको दुगना करना पड़ेगा। अगर भाई टैक्स का रेट 50% है, मान लीजिए आपका टैक्स का रेट तो 50% दिया हुआ है, टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट कितना है 50%। तो आप अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए कमाना है आफ्टर टैक्स, तो यानी कि बिफोर टैक्स आपको 200 रुपए कमाना होगा, जब भी तो आप 50% टैक्स देके 100 रुपए कमा पाएंगे। तो अब आप देखिए कि आपका जो ये वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वो ये वर्किंग कैपिटल आपका 1,57,000 ये दिया हुआ था, है पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल है। इसको 1.25 कर दिया तो ये तो हो गया 3 महीने का जो हमने दिया हुआ था, राइट। 1 लाख रुपए आपका क्या हो गया, 1 लाख रुपए फिक्स, फिक्स आपका जो आपने एसेट लगाए हुए हैं उस पे 12%। सिमिलरली आप इसको देखोगे 2,26,000 रुपए आपकी ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 3 महीने की, 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करके ये पूरे साल की होगी कॉस्ट ऑफ सेल आपकी। 0.25 करेंगे तो आपका 3 महीने का हो गया, प्लस 1 लाख रुपए 12% पे इसका आपको ये आपको रेट देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दोनों को जब आप सम करेंगे तो ये आपका 33,420 आ गया और 37,560 रुपए आ गया, 70,980 रुपए आ गया। अच्छा, इसको आपको पॉइंट, ये जो आपका ये फैक्टर डाला हुआ है इनटू या मल्टीप्लाई में जो 50% दिया हुआ है, वो ये चीज दी हुई है बेसिकली कि आपको चूंकि ये जो प्रॉफिट आपको कितना कमाना पड़ेगा, भाई आपको टैक्स भी तो देना है इस पे। तो पहले मैं आप देखूंगा मेरी डिजायर क्या है, मेरी डिजायर तो ये है, लेकिन मुझे टैक्स भी देना है तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाना पड़ेगा ना। कितना ज्यादा कमाना पड़ेगा, दुगना कमाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ आपको 1/50% किया है, या आप 0.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो 70,980 रुपए इस तरह से आएगा आपको, क्योंकि आपको आफ्टर टैक्स, और जो इसको आफ्टर टैक्स देने के बाद ये कितना हो जाएगा, 35,000 कितना हो जाएगा, 35,490 हो जाएगा। ये जब आप इस पे टैक्स दे देंगे 50% आप मान लो टैक्स दे देंगे, माइनस में कर देंगे इसको, तो ये इतना प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपका कितना आ गया, ये प्रॉफिट आपका ये आ गया, राइट। तो ये तो इन्होंने जस्ट बताया है कि रिटर्न आफ्टर टैक्स कितना होगा, ठीक है। अच्छा, सेल्स कितनी होगी, सेल्स आपकी देखिए, सेल्स आपकी जो होगी ये इसके जो भी आपका ये आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, तो इंटरेस्ट वगैरह सबको जोड़ने के बाद, इंटरेस्ट से पहले ये है, फिर आपने 31,288 रुपए इंटरेस्ट दिया जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था, और 35,490 ये दोनों इंटरेस्ट के पार्ट हैं। ये आपका जो है कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी इस तरह से। तो इन दो इसका 50% जब करेंगे तो ये आपके 4,85,000 आपकी जो है 4,85,286 रुपए के आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और इस पे आपको ये आप आफ्टर टैक्स रेट कमाएंगे। तो इसको वहां मैं समझा देता हूं आपको दोबारा से कि ये जो आपका इंटरेस्ट आ गया, ये आपका इंटरेस्ट जब आ गया 31,288 रुपए, और जो आपकी ये आ रही थी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी। तो यहाँ आपने क्या किया था, ये कॉस्ट ऑफ सेल को, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ रही थी कितनी,
पूरे साल की कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी ये वाली, और ये कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है, ये कॉस्ट ऑफ सेल जब यहाँ इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 3 महीने की ये वाली कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये वाली कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी आपकी, 3 महीने की वर्किंग कैपिटल, ये वाला फैक्टर डालने के बाद। और 2 लाख रुपए आपने ये उठाया हुआ है मार्केट से, 12 मतलब सॉरी नहीं, 2 लाख पे आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है अपने कैपिटल एम्प्लॉय पे, तो 2 लाख रुपए आपने ये फिक्स असेट लगाए हुए हैं। तो इससे आपका जो आफ्टर टैक्स जो आना चाहिए वो 35,490 आना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर टैक्स कितना आना चाहिए, इसका डबल आना चाहिए एग्जैक्टली। भाई इसका दुगना करोगे तो ये आ जाएगा 70,000, 70,000, 4 दूनी 8, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 500, ये आएगा 0, 8 एंड 9, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा बिफोर टैक्स। तो ये आपको मतलब आपको कमाना पड़ेगा और आफ्टर टैक्स आपको इतना मिल जाएगा। तो इसमें दो ही चीज थी मेनली, एक तो आपकी ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी और ये आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, फिर तो इसमें बाकी कुछ बचा नहीं। तो फिर आपने ये आप देखो, ये आपके प्रॉफिट हो गए जो यहाँ कैलकुलेट करके दिखाए हैं, ये वाले आपके प्रॉफिट हो गए, राइट। ये आपके इंडिविजुअल प्रॉफिट कैलकुलेशन करके इन्होंने दिखा दी। ठीक है, तो जब आपने ये प्रॉफिट कर लिए तो अब आप टोटल जोड़ दीजिए तो आपका सेल प्राइस निकल आएगा इस तरह से, ये टोटल सेल आ जाएगी। इसको आप 5,000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और इसको आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए तो आप इसका आंसर ये आपका आ जाएगा। इस वाले को आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है 10,000 चल रहा है। तो इसमें दो ही बेसिकली पेज थे, एक तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल में क्यों 0.525 क्यों डालना है क्योंकि 3 महीने का लगाना है, और प्रॉफिट कैलकुलेशन में टैक्स का इम्पैक्ट कैसे लेना है वो एक चीज थी। अब एक स्टेटमेंट की बात ये कर रहे हैं, स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, फिर तो आप आसानी से बना सकते हो। जब आपने ये सेल निकाल दी, यहाँ पे सेल में से आप क्या करो, टैक्स निकाल दो, टैक्स में से प्रॉफिट निकाल दो, ये सब करके दिखा दो। तो सेल आपकी कितनी आ गई, 4,85,000। तो ये आपकी जब आपने कॉस्ट शीट बना ली, 4,85,286 रुपए आपकी ये आ गई। इसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दो, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी यहाँ ये दी हुई है 3,83,000 ये वाली। फिर इसमें से आप इंटरेस्ट निकाल दो, ये इंटरेस्ट निकाल दो। फिर इसमें से आप ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, और जितना है उतना ही आप प्रॉफिट ये टैक्स निकाल दो 50%, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। तो इट इज नथिंग बट ए रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये आपका रिकंसिलेशन है। आपने अगर कॉस्ट शीट बना ली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको समझा पाया हूँ। इसमें ये पॉइंट आपको गौर करना है कि इंटरेस्ट कैसे निकालना है और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, इसमें आपको 3 इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं जो आपको कंफ्यूज नहीं होना बार बार। एक तो इंटरेस्ट रेट 11% दिया हुआ है जो कि 2 लाख पे लगेगा, एक आपका 19.4% दिया है जो वर्किंग कैपिटल के हाफ पे लगेगा, और एक आपका ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न वाला रेट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये 12% जो यूज किया, तो हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई थी ये फिक्स है, और ये वाली आपकी वर्किंग के साथ जो है इसको 0.25 क्योंकि इसलिए क्या, क्योंकि 3 महीने का यूज करना है। तो ये हमें 12% यहाँ यूज करना है, यहाँ पे आपको 11% यूज करना है क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट में आपके 2 कंपोनेंट है, एक आपने जो फिक्स कैपिटल ली हुई है और एक वर्किंग कैपिटल ली हुई है। और ये तो आपका इसमें तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी सेल्स कैसे निकलेगी ये तो आप निकाल सकते हैं। ये 50% टैक्स रेट को हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप प्रॉफिट आफ्टर बिफोर निकालना है तो उसमें 50% की कॉन्सेप्ट आएगी। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक आई एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स। अब हम 52 नंबर सवाल पे चलते हैं। PH Limited has 2 manufacturing department organized into separate profit center known as the basic unit and the processing unit। जो PH लिमिटेड है उसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जिनको वो सेपरेट प्रॉफिट सेंटर जानता है, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी हम ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। तो अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, ये आप फिर यूनिट का प्राइस तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। जब ये आपका आ गया तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए यहाँ 5,000 से, और यहाँ इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5,000 से, इस वाले को 5,000, और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 10,000 से।
तो मेरे हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो मैं पढ़ रहा था सवाल, PH Limited has two manufacturing department organized into separate profit centers known as the basic unit and the processing unit। इनके पास दो डिपार्टमेंट हैं जो कि ये बेसिक यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। द बेसिक यूनिट हैज ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 4000 टन्स पर मंथ ऑफ कैमवैक्स। एक कैमवैक्स नाम का कोई केमिकल ये बनाते हैं जिसकी इनकी कैपेसिटी जो है 4000 टन है पर मंथ के हिसाब से। बट एट द प्रेजेंट इट सेल इज लिमिटेड टू 2000 टू द आउटसाइड मार्केट एंड 1200 या 1200 टन्स टू प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनकी अभी जो ये प्रेजेंट सेल है वो लिमिटेड है 2000 टन्स, तो ये आउटसाइड मार्केट में बेच पाते हैं, प्लस 1200 टन जो है ये अपने इंटरनली ट्रांसफर कर देते हैं अपनी प्रोसेसिंग यूनिट को। द ट्रांसफर प्राइस फॉर द ईयर 1986 वाज एग्रीड एट 400 रुपीज पर टन। तो जो 1986 में आपका एक ट्रांसफर प्राइस एग्रीड हुआ था 400 रुपए पर टन के हिसाब से, एक बार एग्रीमेंट हुआ था। दिस प्राइस हैज बीन फिक्स्ड इन लाइन विद द एक्सटर्नल होलसेल ट्रेड प्राइस एज ऑन द 1 जनवरी 1986। तो ये जो 400 रुपए का भाव निकाला था इन्होंने, ये कैसे निकाला था? ये इन्होंने निकाला था जो उस टाइम होलसेल में प्राइस था वो भी 400 रुपए था। However, due to the heavy competition, the basic unit has been forced to reduce the wholesale price to rupees 360 per ton with effect from 1st June 1986। लेकिन 6 महीने बाद कंपटीशन बहुत हो गया मार्केट में और होलसेल का प्राइस डाउन हो गया 360 रुपए तक। पहले ये 400 रुपए का था, अब ये 360 रुपए पर टन हो गया। दिस प्राइस हाउएवर was not made applicable to the sale made to the processing unit of the company। लेकिन ये जो प्राइस में रिडक्शन आया कंपटीशन की वजह से, जो 360 रुपए का प्राइस हो गया, ये 360 रुपए का प्राइस जो है अपने जो इंटरनल हम 1200 टन वो सप्लाई कर रहे थे प्रोसेसिंग यूनिट को, उसके लिए लागू नहीं किया गया। द प्रोसेसिंग यूनिट अप्लाइड फॉर द रिवीजन of the price as applicable to the outside market by from the 1st June 1986 but the same bar turned on by the basic unit। वही मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइस जो है बाहर तो हो गया, बाहर तो होलसेल का प्राइस डाउन हो गया, लेकिन अंदर ये जो हम इंटरनल सेल कर रहे थे वो हमने नहीं किया। द प्रोसेसिंग यूनिट रिफाइंस द कैमवैक्स एंड पैक्स द आउटपुट नोन एज द कलर एक्स। जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो एक कैमवैक्स बनाती है बेसिक यूनिट, इसको ये क्या करती है? रिफाइन करती है और इसको एक नई पैकिंग दे देती है जिसका नाम है कलर एक्स। कलर एक्स के नाम से ये कुछ बेचती है अपने इस कैमवैक्स को रिफाइन करके, और जो कि ड्रम में बेचा जाता है। 50 केजी का एक ड्रम है, 50 केजी का कितना है? एक ड्रम है। द सेलिंग प्राइस ऑफ कलर एक्स इज ₹40 रुपए पर ड्रम। जो सेलिंग प्राइस है इस कलर एक्स का वो 40 रुपए का है पर ड्रम, और एक ड्रम का वजन कितना है? 50 किलो उसमें ये कलर एक्स है। द प्रोसेसिंग यूनिट हैज ए पोटेंशियल ऑफ सेलिंग अ फर्दर क्वांटिटी ऑफ 16,000 ड्रम्स ऑफ द कैमवैक्स, नहीं सॉरी 16,000 drums of color X provided that the overall price is reduced to 32 rupees per drum। ये कह रहा है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है अभी जो वो बेच रही है वो ठीक है, ये क्या कर सकती है? 16,000 ड्रम और बेच सकती है कलर एक्स के, लेकिन इसके लिए भाव जो है ड्रम का 32 रुपए करना पड़ेगा, जो कि अभी 40 रुपए में बेच रहे हैं। भाव जो है 40 रुपए है, अगर ये 32 रुपए ड्रम का भाव कर देंगे तो ये 16,000 ड्रम और बेच सकते हैं। इन दैट इवेंट इट कैन बाय द एडिशनल 80-100 टन्स ऑफ कैमवैक्स फ्रॉम द बेसिक यूनिट हुज कैपेसिटी कैन बी फुल्ली यूटिलाइज। अब जो ये 16,000 जो ड्रम बेचेंगे इसके लिए कितना कैमवैक्स लगेगा? इसके लिए 8,000 टन कैमवैक्स लगेगा, क्योंकि भाई 50 केजी का एक ड्रम है ना, तो 16,000 ड्रम्स अगर बेचेंगे तो कितना आएगा? 16,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000,
इतने टन्स आएगा, ये केजी में दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो 8000 टन्स जो इनको कैमवैक्स चाहिएगा बेसिक यूनिट से, वो बनवाया जा सकता है, जिसमें उसकी कैपेसिटी भी है। भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4000 है, लेकिन अभी यूटिलाइज कितनी हो रही है, 3200। तो 800 जो खाली है, ये 800 टन वाली जो खाली है वो फुली यूटिलाइज हो सकती है। The outside market will not however absorb more than the present quantity of 2000 टन। लेकिन क्या है कि भाई आप ये जो 2000 बेच रहे हैं बाहर, कह रहा वो जो है आप उसको और नहीं बेच सकते। अगर आप भाव इसको आप घटाएंगे, 32 रुपए पर यूनिट से कम करेंगे, तब आपके ये एडिशनल ये बिक जाएंगे। लेकिन अगर आप कैमवैक्स को बेचना चाहो डायरेक्टली, ठीक है, कैमवैक्स को आप बेचना चाहो तो वो आप नहीं बेच पाओगे डायरेक्टली। कैमवैक्स आपका वो क्या बिकेगा, 2000 टन ही बिक सकता है बाहर में। आपका एक कलर एक्स तो बिक सकता है, ये 16000 यूनिट फालतू बिक सकती है इसकी, 50 किलो का जो ड्रम है। लेकिन आप कैमवैक्स अगर बेचना चाहोगे तो कैमवैक्स नहीं बेच सकते डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, द कॉस्ट डाटा रिलेवेंट टू ऑपरेशन आर, बेसिक यूनिट का ये कॉस्ट डाटा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल पर टन 70 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट पर टन जो है 140 है, फिक्स कॉस्ट पर मंथ 3 lakhs है। सिमिलरली जो प्रोसेसिंग यूनिट का है, इसमें रॉ मटेरियल जो है इनको ट्रांसफर प्राइस जो भी ये ट्रांसफर करेंगे 400 रुपए या 360 रुपए जो भी होगा वो है। उसके अलावा इनकी वेरिएबल कॉस्ट 170 रुपए लगती है और फिक्स कॉस्ट इनके 1,20,000 रुपए लगते हैं। तो ये तो इन्होंने डाटा भी बताया है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर जून 1986 फॉर ईच यूनिट एंड द कंपनी एज ए होल इन द फॉलोइंग बेसिस। तो आपको क्या बनाना है, प्रॉफिटेबिलिटी के स्टेटमेंट बनाने हैं, उसका एस्टिमेशन बनाने हैं जून 1986 का, जिसमें आपकी कंपनी का भी बताना है एज ए होल और यूनिट वाइज भी बताना है, कैमवैक्स का और आप कलर एक्स जो या जो बेसिक यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट कह रही थी। कैसे करना है, एट द 80% एंड 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक यूनिट एट ए मार्केट प्राइस एंड ट्रांसफर प्राइस टू बी प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ 400 टन। तो इन ये दो फिगर पे आपको बताने हैं जब आपका ट्रांसफर प्राइस और मार्केट प्राइस जो है वो 400 रुपए रखा जाए। दूसरा क्या करना है, आपको 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे बेसिक ऑफ द बेसिक यूनिट एट द मार्केट प्राइस ऑफ 360 रुपी पर टन एंड ट्रांसफर प्राइस टू द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द 400 रुपए पर टन। और कब एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या एस्टिमेशन जो करना है वो 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिक यूनिट की हो रही हो, जिसमें मार्केट प्राइस वो 360 रुपए पर टन बेच रहे हो और ट्रांसफर प्राइस 400 रुपए पर टन कर रहे हो। और तीसरा क्या करना है, एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द बेसिक यूनिट द मार्केट प्राइस एंड द ट्रांसफर प्राइस टू द प्रोसेसिंग यूनिट इज ₹360। तो दोनों प्राइस जो है, ट्रांसफर प्राइस और आउटसाइड प्राइस 360 है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% है। और क्या करना है, ये तो आपको कैलकुलेट करके बताना है और कमेंट करना है ऑन द इफेक्ट ऑफ द कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको एक एक्सपर्ट कमेंट भी करना है कि पहले तो ये निकाल के बताने हैं और फिर उसमें फाइंडिंग ढूंढनी है कि क्या करना है, वो उन्होंने प्राइस किस तरह से डिसाइड किए हुए हैं, वो प्राइस ठीक है नहीं है क्या है, वो सब आपको उस पे अपना कमेंट देना है, ठीक है। तो पहला हम करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ द 80% कैपेसिटी व्हेन द ट्रांसफर प्राइस इज 100 रुपीज, ठीक है। तो जो पहले सवाल का आपका ये पहले सवाल के जो दो पार्ट थे, 80% और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ निकाल के दिखाएंगे। जबकि प्रोसेसिंग यूनिट को जो हम ट्रांसफर प्राइस दे रहे हैं 400 रुपए है और मार्केट को भी जो दे रहे हैं वो 400 रुपए है। तो देखिए कैसे करना है, देखिए यहाँ सिंपल बेसिक यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और टोटल ये इन्होंने 3 कॉलम दिए हुए हैं। नंबर ऑफ यूनिट, तो बेसिक यूनिट के कितने आएंगे, 3200। 3200 क्यों आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जो 3200 कैसे आ रहे हैं, ये आप ये जो है ये वो 3200 कैसे आ रहा है, क्योंकि आप ये जो है इसका ब्रेकअप क्या है, 2000 तो आप आउटसाइड मार्केट को दे रहे हो, 2000 तो आप आउटसाइड मार्केट को दे रहे हो और 1200 टन आप किसको दे रहे हो, ये दे रहे हो इंटरनल वाले को, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट को, इसको। तो ये कितना आ गया, 3200, ठीक है, 3200 टन आपका आ गया, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, क्योंकि आपका 400 रुपए में आप बेच रहे हो, 140 रुपए आपकी कॉस्ट है
ठीक है, और 70 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। ये 140 रुपए का मटेरियल कॉस्ट है और 70 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये तो दी हुई है डायरेक्टली, आप यहाँ से देख सकते हो। ये 400 रुपए का आप यहाँ ट्रांसफर प्राइस लगा रहे हो, ये आपने दिया हुआ ना यहाँ कि 400 रुपए हमें ट्रांसफर प्राइस लेना है ये वाला, तो 400 रुपए आपका ट्रांसफर प्राइस हो गया और माइनस 140 रुपए का मटेरियल कॉस्ट और 70 रुपए की आपकी क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 190। ये आई बिलीव आप जानते होंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका सेलिंग तो 400 है, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे इन दोनों कॉलम इन दोनों रो को 3200 इंटू 190। तो आप अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप 3200 इंटू 190, तो ये आपका आएगा 6,08,000, राइट। और फिर आप फिक्स कॉस्ट आपकी ये वाला डायरेक्टली दिया हुआ है, ये वाला फिक्स कॉस्ट, तो इससे आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आप माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली जब प्रोसेसिंग यूनिट में जो आप ये 1200 टन आप सप्लाई करते हैं, 1000 टन का होता है क्या, 1000 टन का होता है, किलो में अगर कन्वर्ट करेंगे 1000 किलो इजिकल टू 1 टन, तो इतने किलो दे रहे हैं। और ये क्या बेचते हैं, तो बेसिकली ड्रम बेचते हैं। ये क्या बेचते हैं, ड्रम बेचते हैं मार्केट में, ड्रम। तो ड्रम बेचते हैं 50 किलो का, ठीक है। तो ये कितने यूनिट बना पा रहे होंगे, 24,000 ड्रम बेच पा रहे होंगे। कितने ड्रम बेच पा रहे होंगे, 24,000। और इनका एक ड्रम जो बिकता है 40,000 का, 40 रुपए का बिकता है, ठीक है। अब इनकी जो कॉस्ट इन्हें पड़ती है 400 रुपए का, तो ये प्रोसेसिंग यूनिट इनको ट्रांसफर, बेसिक यूनिट ट्रांसफर करती है, ठीक है। बेसिक यूनिट कितने का ट्रांसफर करती है इनको, 400 रुपए का, ठीक है। और प्लस इनकी कॉस्ट है अपनी 170 रुपए वेरिएबल कॉस्ट। तो इनकी जो कॉस्ट है 170, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको कितनी है ये 570। तो 570 आपको कितनी आ रही है, 1 टन की। लेकिन ये तो अब यहाँ मटेरियल जो आ रहा है, ये तो ड्रम बिक रहा है 50 किलो का। तो इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे, 50 इंटू 20 करेंगे तो 1000 आता है ना, तो 20 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा कंट्रीब्यूशन कितना, 11 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अब ये आपका 11 रुपए 50 पैसे कंट्रीब्यूशन आ गया ड्रम का, और इसको 24,000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका कितना आता है 11.5 इंटू 24,000। तो ये आपका जाता है 2,76,000 रुपए। ये बेसिकली ये दो चीज इन्होंने यहाँ की यहाँ लिख दी हैं, तो ये बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे है। तो ये आपका जो कंट्रीब्यूशन आ गया 11.5 इंटू 24,000 करेंगे तो आपका आएगा 2,76,000। आपकी फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली दी हुई है, फिर आप करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को निकाल देंगे, ठीक है, दिस माइनस दिस करेंगे। अब तो ये तो जस्ट इन्होंने इन दोनों रो के सम किए हुए हैं ये तीनों, तो ये आपका इस तरह से 4,64,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये तो आपका कितना है 80% की कैपेसिटी पे। अब इस चीज को आप जो है आप अगर 100% कैपेसिटी पे लाते हैं तो क्या होगा, 100% कैपेसिटी पे आप कितना बेसिक यूनिट कितना करेगी, 4,000 टन करेगी, ठीक है। बेसिक यूनिट कितना करेगी, 4,000 टन करेगी। 190 रुपए उनका कंट्रीब्यूशन आता है, ये डायरेक्टली निकाला हुआ है। तो इससे आपकी ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट इनकी इतनी है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 4,60,000। सिमिलरली आपका देखिए ये प्रोसेसिंग यूनिट जब आप इसको ज्यादा पे ले जाएंगे यहाँ पे, तो प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करना पड़ेगा, आपका 360 रुपए पर टन बेचना पड़ेगा आगे, तभी उसका सामान बिकेगा, ठीक है। तो ये यूनिट कितना बनाएगा, ये 4,000 यूनिट बनाएगा, और इसका कंट्रीब्यूशन 3.5 कैसे आएगा ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 3.5 कैसे आएगा एग्जैक्टली। इसको 360 को अभी आप छोड़ दीजिए, ये नेक्स्ट सवाल के लिए रिलेवेंट है, यहाँ रिलेवेंट नहीं है। तो ये 4,000 यूनिट कैसे बनाएगा, पहले तो ये देखिए कि देखिए अभी जब ये 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा तो ये 2,000 टन तो आउटसाइड कर देगा, ठीक है। और 2,000 टन किसको देगा, ये ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो 2,000 टन जो है ये ट्रांसफर करेगा, तो 2,000 टन में आपका 50 किलो का एक डिब्बा बनता है, तो कितने डिब्बे बनेंगे ये बताना है, ठीक है। तो 2,000 इंटू 1,000 बटे 50, ठीक है। तो आप करेंगे ये कैसे आएगा, जो 2,000 टन ये सामान सप्लाई करेगा कैमवैक्स इंटू 1,000 ये केजी में आ जाएगा, और 50 किलो का एक डिब्बा है, तो ये कितने बनेंगे डिब्बे, 4,000 डिब्बे बनेंगे। और ये 3.5 कैसे कंट्रीब्यूशन आएगा, देखो
अभी जो ये मार्केट में बेच पाएगा अपने डिब्बे को, अगर ये 32 रुपए में ही बेच पाएगा, अगर ये मतलब और कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो जो आपके ये जो 1200, पहले ये 1200 के लिए जो 24,000 डिब्बे बेच रहा था वो तो बिक जा रहे थे इसके 40 रुपए के हिसाब से, लेकिन अगर ये डिब्बे बढ़ाना चाहता है, 24,000 की बजाय 40,000 बेचना चाहता है, तो इसको डिब्बे का भाव करना पड़ेगा 32। जो आपका जो जो एक्स एक्स कलर एक्स है ना इसका, COLOUR कलर एक्स जो है इसका, वो 32 रुपए का बेचना पड़ेगा इसको। तो 32 रुपए तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया, और इसको मिलेगा कितना देखो, इसको जो है 400 रुपए का तो यहाँ से ट्रांसफर प्राइस हो रहा है, और 170 रुपए इसकी कॉस्ट है, तो 570 इसकी कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन वो टन की आएगी। और डिब्बे की कितनी आएगी, इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका सॉरी 20 से, नौ 50 नहीं 20 से, एक टन में कितने डिब्बे बनेंगे, 20 डिब्बे बनेंगे। एक टन में कितने डिब्बे बनेंगे, 20 डिब्बे बनेंगे। तो ये 32 माइनस 570 डिवाइडेड बाई 20, राइट। तो दिस कम्स टू 28.5, राइट। तो दिस कम्स टू 28.5। तो ये कितना हो जाएगा, -30 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 करेंगे, 32 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.5, 3.5 रुपीज पर डिब्बा कंट्रीब्यूशन इस तरह से आ जाएगा। तो जब इसको आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट को, तो ये आपको मिल जाएगा। ये फिक्स कॉस्ट आपकी डायरेक्टली दी हुई है, इसमें कुछ करना नहीं, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट 4,80,000 आपका आ जाएगा, इसमें 4,64,000 आएगा। तो एक तो अल्टरनेटिव ये आपका हो गया पहला वाला। सेकंड केस में क्या करना है, एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक यूनिट at the market price of 360 and transfer price of the this 400 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे मार्केट का प्राइस 360 करना है, और ट्रांसफर प्राइस 400 करना है। तो इसको जस्ट इवेल्यूट करना, आई थिंक अब तो कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो बी पार्ट में क्या है, ये आपकी आउटसाइड सेल 2000, मतलब आप 80% कैपेसिटी पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आपकी 2000 हो गई। इंटरनल आपने कितना किया, 1200 ट्रांसफर किया। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 150। ये कैसे आएगा बताइए, 150 ऐसे आएगा क्योंकि आप 400 रुपए कर रहे हैं। ये तो आपने यहाँ दिया ही हुआ है ना, ये देखो ये आ रहा है आपका, ये आपका 150 इस तरह से आएगा कि ये कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ 150 कैसे आएगा। तो ये आपका जो देखिए आपका सेल प्राइस है 360 रुपए, ठीक है, आउटसाइड के लिए। ये आउटसाइड की बात हो रही है। आउटसाइड के लिए आपका प्राइस कितना है, 360 रुपए, और आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 70 + 140। तो 70 + 140 210, तो 360 - 210 आपका ये कंट्रीब्यूशन हो गया कितना, 150, ठीक है। ये इस तरह से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, 360 - 210, तो इस तरह से 150 आ रहा है। ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आप ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपका ट्रांसफर प्राइस इंटरनल के केस में कितना है, 400 रुपए का है, तो यहाँ आपका 190 रुपए ही बना रहेगा, है ना। यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना बना रहेगा, 190 बना रहेगा जो आपका हो रहा था, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, तो इतने से आपका ये जो है, ये केवल हो रही है बेसिक यूनिट की बात। तो इस तरह से आपका ये 2 लाख आपका 28,000 रुपए आपका ये कंट्रीब्यूशन आ गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 5,28,000 हो गया। अब जो बेसिक यूनिट है ना, बेसिक यूनिट में 2 कंपोनेंट चल रहे हैं, एक तो वो आउटसाइड को कर रहे हैं और एक इंटरनल कर रहे हैं। आउटसाइड में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके 360 रुपए पे, और इंटरनल जो कर रहे हैं वो 400 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। और जो ये आउटसाइड सप्लाई कर रहा है, आउटसाइड सप्लाई जो कर रहा है वो अपना कर रहा है नॉर्मल रेट पे जो कर रहा होगा। तो अब आउटसाइड ये कितना बना पाता है, 2400 बना पाता है। ये 11.5 आपका आ रहा था, तो ये तो जस्ट नथिंग, यू हैव टू बेसिकली सेम डाटा इज अवेलेबल है। ये आपका ये वाला डाटा पड़ा हुआ है, तो ये डाटा उसी हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये आप टोटल आपका कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे, आप फिर फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट दी हुई है डायरेक्टली, तो इससे आपका जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 3,84,000 इस कंडीशन में आ गया। यहाँ आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये इंटरनल 2 चीजें कर रहा है यहाँ पे बेसिक यूनिट। एक तो आउटसाइड को डायरेक्टली 2000 कर रहा है, और 1200 जो 1200 है टन वो इंटरनल कर रहा है। यहाँ प्राइसिंग का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पे आपका 360 रुपए कर रहा है और यहाँ 400 रुपए कर रहा है।
तो इसलिए 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये प्लस जो है, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये तो जो पहले रेट पे जो कर रहा था उस हिसाब से 1.5 कंट्रीब्यूशन आ रहा था, वो आपने जो फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे आप कर सकते हैं। तो इससे जो आपका प्रॉफिट आ गया वो आ गया 3,84,000 रुपए। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या, एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक यूनिट एट द मार्केट प्राइस एंड ट्रांसफर प्राइस टू प्रोसेसिंग यूनिट 360 रुपए पर टन। अब 100% कैपेसिटी पे करना है। ये वाला जो था कितने पे था, ये वाला कितने पे था, 80% पे। दिस वाज एग्जैक्टली ऑन 80% पे था। ठीक है, अब हमें ये कितना करना है, 100% पे। 100% पे करना है, लेकिन ट्रांसफर प्राइस और आउटसाइड प्राइस जो है बेसिक यूनिट का वो कितना रखना है, 360 रखना है। तो उस पे निकाल के दिखाना है। ठीक है, उस पे निकाल के दिखाना है हमें। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट ये तो 4,000 हो ही जाएंगी, 4 और 40,000 ये हो ही जाएंगी, ये आप निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक यूनिट आपकी कितनी हो जाएंगी, बेसिक की ये बेसिक यूनिट कितना करेगा, 4,000 करेगा। पहले 3200 करा था, इसका कंट्रीब्यूशन 150 जो यहाँ ये सिमिलर आया है। क्योंकि अभी इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो गया कि ये दोनों का ही प्राइस जो है वो दोनों का प्राइस कितना है, 360 है ये वाला। तो 360 माइनस 240 जो करेंगे तो 210, सॉरी 360 माइनस 210, तो ये 150 रुपए आ जाएगा। इससे आप टोटल कंट्रीब्यूशन तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट आ जाएगा। ये 5.5 कैसे आ रहा है, ये मैं ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखिए 32 रुपए का एक ड्रम बेचते हैं, ठीक है, और आपके एक टन में 20 ड्रम बनेंगे, तो एक टन का जो आपका सेल प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 640 रुपए आपका आ जाएगा। और आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, कॉस्ट आपकी आ रही है 640 माइनस में से अच्छा कॉस्ट निकाल लेते हैं तो आपकी आएगी ये 360 रुपए। तो आपकी ये कॉस्ट जो आ रही है ये ट्रांसफर प्राइसिंग की आ रही है, प्लस आपकी जो पर टन कॉस्ट लग रही है वो 170 रुपए लग रही है। ठीक है, कितनी लग रही है, 170 रुपए लग रही है। तो इसमें आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 640 माइनस 360 माइनस 170 जब आप करेंगे तो ये आपकी बची है कितनी, 110 रुपए। ये आपकी कॉस्ट हो गई और ये आपका हो गया सेल प्राइस। तो अगर ये दोनों का सम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 110 रुपए। 110 रुपए पर टन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो पर डिब्बा कितना हो गया, 110 डिवाइडेड बाई 20। तो क्योंकि 20 डिब्बे बनते हैं एक टन में, तो आपके ये कितने हो गए, 5.5, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, तो 5.5 आ जाएगा। फिर ये आप इससे सीधा मल्टीप्लीकेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आपका ये कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ जाएगा। ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ जाएगा। अब तीनों कंडीशन में जो है इन्होंने जो तीनों कंडीशन में प्रॉफिट दिखाया, इसमें 4 लाख है, इसमें 3,84,000 है, और ऊपर वाले में कितना था, 4,80,000 और 4,64,000 रुपए। तो ये चार सिचुएशन में प्रॉफिट बताया है। तो अब इन्हें कमेंट करना है। सेकंड पार्ट जो था आपका कमेंट करना है, कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ द कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉलिसी। कंपनी की ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉलिसी क्या है, कंपनी की ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉलिसी अभी ये हो रखी है कि जो इंटरनल वो करते हैं, इंटरनल जो वो करते हैं आपका 400 पे ट्रांसफर, और जो आउटसाइड करते हैं वो कितने का करते हैं, वो करते हैं 360 पे। तो क्या ये कंपनी की पॉलिसी ठीक है, और 80% पे ये अभी आपके रन कर रहे हैं। तो आप देखिए आपकी जो पॉलिसी है वो ये आपकी 4,64,000 रुपए ये अभी कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कहना चाह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट इज मोर देन एट 100% कैपेसिटी, और ये ऑपरेट कितने पे कर रहे थे, 80% पे। तो अभी ये प्रेजेंटली यहाँ काम कर रहे थे बेसिकली, लेकिन आप देख रहे थे कि 100% पे जब हम ऑपरेट करते हैं तो आपका 4,80,000 प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो यही बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट इज मोर एट 100% कैपेसिटी ऑफ द बेसिक यूनिट विद अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 400 रुपए पर टन बीइंग ए मार्केट प्राइस। If individual center are not considered, this may be adopted. However, from the viewpoint of the processing unit, it will not be interested to buy more than 1,200 tons from the basic unit because its profit get reduced by uh, when it take the additional unit. Therefore, the present policy of management is not attractive. देखो अब इसमें देखो आपका इसका प्रॉफिट जो है जब ये इस पे आता है, आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट 100 उस पे आती है तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाता है, कम हो जाता है। इसका देखो प्रॉफिट कहां से कहां चला गया,
भाई ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का तो बढ़ गया 40,80,000 रुपए हो गया, लेकिन इसका प्रॉफिट 1,56,000 से 20,000 हो गया। तो कंपनी ने जो पॉलिसी दी है इसके लिए अट्रैक्टिव तो है ही नहीं है भाई। ये क्यों करेगा, क्यों एडिशनल यूनिट खरीदेगा, ये तो इतनी खरीदना भी तो 1200 टन पे ही चलाएगा अपना काम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने जो ट्रांसफर प्राइसिंग अपनी डिसाइड की हुई है वो गलत है भाई। ये क्यों, ये वाली यूनिट तो रजिस्टर करेगी ना, अपना प्रॉफिट क्यों डेंट करना चाहेगी। तो इस तरह से इनकी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी अभी जो है वो ठीक नहीं है, ये आपको कमेंट करना था, ठीक है। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। SV Limited manufacture a product which is obtained basically from the series of mixing operation। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सीरीज ऑफ मिक्सिंग ऑपरेशन से बनता है। द फिनिश प्रोडक्ट इज पैक्ड इन द कंपनी मेड ग्लास बोतल एंड पैक्ड इट अट्रैक्टिव कार्टून। तो जो कंपनी जो काम करती है, जो वो प्रोडक्ट बनाती है लॉट ऑफ ऑपरेशन के बाद, मिक्सिंग ऑपरेशन के बाद, उसका उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको कंपनी जो ग्लास की एक बोतल भी बनाती है उसमें पैक करके और फिर अट्रैक्टिव कार्टून में पैक करके बेच दिया जाता है। द कंपनी इज ऑर्गेनाइज इनटू टू डिपार्टमेंट्स, जिनका नाम क्या है, वन ऑफ द मैन्युफैक्चर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड अदर इज द ग्लास बोतल। एक ग्लास बोतल बनाता है और दूसरा क्या करता है, एंड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, जो भी वो सामान बनाते हैं। The general manager of bottle manufacturing division has obtained the following quotation from the outside manufacturer for empty bottle। खाली बोतल के लिए जनरल मैनेजर साहब ने कुछ बाहर से कोटेशन ली थी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के। जो बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के जनरल मैनेजर साहब थे उन्होंने बाहर से कोटेशन ली, तो उन्होंने ये कोटेशन ली, 8 लाख अगर एम्प्टी बोतल कोई सप्लाई करेगा तो 14 लाख रुपए का होगा, 12 लाख पे उसकी कितनी होगी परचेज वैल्यू, 20 लाख रुपए होगी। तो ये अगर बाहर से खरीदते हैं तो इन्हें ये कोट मिल रहा है। A cost analysis of the bottle manufacturing division for the manufacturing of empty bottle reveals the following production cost। 8 लाख पे इनकी कॉस्ट 10,40,000 है और 12 लाख पे 14,40,000 है। तो इसके अगेंस्ट जो 14 लाख और 20 लाख के अगेंस्ट इनकी जो कॉस्ट आ रही है इंटरनल, अगर ये बोतल बनाते हैं तो 10,40,000 और 14,40,000 आ रही है। द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेल वैल्यू ऑफ द एंड प्रोडक्ट मार्केटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन आर एज अंडर। जो आपकी बोतल, जो आपका एंड प्रोडक्ट है, द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल वैल्यू ऑफ द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड प्रोडक्ट मतलब जो भी आप बनाते हैं तो उसका क्या है, अगर आपका 8 लाख पे आपका कॉस्टिंग जो है, 8 लाख पे आपकी जो है एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट 64 लाख रुपए 80,000 रुपए है और सेल जो होती है 91 लाख 20,000 है, 91 लाख 20,000 एंड 64 लाख 80,000। सिमिलरली ऑन द 12 लैक्स वॉल्यूम आपकी जो कॉस्ट है एंड प्रोडक्ट की 96 लाख 80,000 है और जो सेल वैल्यू है वो 1 करोड़ 27 लाख 80,000 है। There has been a considerable discussion at the corporate level as to use the proper price of transfer policy of the transfer of empty bottle from the bottle manufacturing division to manufacturing division। कॉर्पोरेट लेवल पे एक डिस्कशन हुआ कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग इवॉल्व किया जाए, जिसमें आपकी जो बोतल मैन्युफैक्चरिंग जो डिवीजन है वो एंड प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस पे वो जो ट्रांसफर करती है उसके प्राइस पे डिस्कशन हुआ। This interest is highlighted because a significant portion of the division manager salary is incentive bonus on the profit center के रिजल्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, जब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल अपनी प्रॉफिट सेंटर की प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है जिस क्योंकि उसकी सैलरी लिंक है। तो ये तो चलो एक जनरल स्टेटमेंट है, इससे कोई खास लिंक नहीं है। एज द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन द प्रॉपर ट्रांसफर प्राइस, जो आपको काम करना भी है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो निकाल के बताते हैं। तो ये काम आपको भी हो सकता है कभी भविष्य में करना पड़ जाए। As the corporate management accountant responsible for defining the proper transfer price of supply of the empty bottle by bottle manufacturing division to the product manufacturing division, you are required to show for the two level of the volume 8 lakhs and 12 lakhs the profitability of using market price and share profit relative to the cost involved basis for the determination of transfer pricing। तो आपको दो लेवल पे क्या बताना है, ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए, और शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर उनकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर कर लेंगे बेस्ड ऑन द कॉस्ट इन्वॉल्व, तो उस पर एक ट्रांसफर प्राइस बताना है।
द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन शुड बी फर्निश्ड सेपरेटली फॉर द टू डिवीजन एट द एंड एज द कंपनी एज होल अंडर ईच मेथड। और कह रहे हैं जो ये प्रॉफिटेबिलिटी आप निकाल के बताएंगे ये इंडिविजुअल डिवीजन के लिए और कंपनी के लिए एज ए होल आपको बतानी है दोनों। डिस्कस आल्सो द इफेक्ट ऑफ द दीज मेथड और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू डिवीजन। ठीक है, तो ये आपको ये बताना है कि इसके बाद आपको डिस्कशन भी करना है किस बात का, कि जो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के जो दो डिवीजन के मेथड हैं इनका क्या इफेक्ट है ये आपको बताना है। तो आपको दो, एक तो मार्केट प्राइस पे और एक कॉस्ट शेयर प्राइस पे करना है। तो मार्केट प्राइस वाला तो काफी आसान होता है, कॉस्ट शेयर वाला मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है हो क्या रहा है। सवाल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आउटसाइड से एम्प्टी बोतल इतने की मिलती है, इनसाइड में ये इतने की बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट इनकी इतनी है, सेल इतना है, और ट्रांसफर प्राइस निकालना है किसका, बोतल का मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के लिए, मतलब बोतल कितने की ट्रांसफर होनी चाहिए ये बोतल का प्राइस निकाल कर आपको बताना है और प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है। तो ये बेसिकली सवाल है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसमें आपका जो कॉस्ट शेयरिंग है कॉस्ट बेसिस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आउटपुट आपकी 8 लाख रुपए है, सॉरी 8 लाख आउटपुट और 12 लाख आउटपुट, क्योंकि दो ही लेवल आपके दिए हुए हैं। ये वॉल्यूम है बेसिकली 8 लाख एंड 12 लाख। तो इस वॉल्यूम पे आपको बताना, देखिए आपकी सेल डायरेक्टली दी हुई है 9120 और 127, ये तो डायरेक्टली दी हुई है। अब कॉस्ट बेसिस पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए आप, सॉरी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हम जो ये स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ द ट्रांसफर प्राइस क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसफर प्राइस निकाल रहे हैं, और बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयर ऑन द कॉस्ट बेसिस, जो कॉस्ट बेसिस पे उस पे उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो कॉस्ट इनकर्ड करेगा। और निकालना क्या है, ट्रांसफर प्राइस। किसका ट्रांसफर प्राइस, बोतल वाले का। लेवल ये है इन दो लेवल पे, ठीक है, इन दो लेवल पे ये निकाल के हमें बताना है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, ये सेल तो आपने डायरेक्टली ली हुई है। प्रोडक्ट के डिवीजन की कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रोडक्ट डिवीजन की कॉस्ट ये दी हुई है, ये आ रही 64,80,000 और 96,80,000, 64,80,000 और 96,80,000। और बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की कॉस्ट कितनी है, 10,40,000 और 14,40,000। तो ये आपने यहाँ रख दी 10,40,000 और 14,14,000। इससे आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये आपकी कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब जो ये प्रॉफिट है आपका, ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये आपकी सेल वैल्यू है। ठीक है, ये आपका ये सेल है और ये दोनों डिवीजन का आपका कॉस्ट है। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तो टोटल कॉस्ट होगी, इन दोनों को जब मिलाएंगे 64 और 10 ये 75 लाख, इन दोनों की कॉस्ट 75,20,000 रुपए दोनों की कॉस्ट होगी। और जब आप 91 लाख में से ये घटाएंगे तो आपकी ये 16 लाख आपका क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बोतल डिवीजन का प्रॉफिट निकालना है और प्रोडक्ट डिवीजन का प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए ये जो प्रॉफिट 16 लाख रुपए आया, ये जो प्रॉफिट 16 लाख रुपए आया, ये वाला, ये 16 लाख रुपए जो प्रॉफिट आपका आ रहा है, इसको कैसे कैसे बांटे, इसको बांटेंगे कॉस्ट के बेसिस पे। तो कॉस्ट के बेसिस पे कैसे बांटेंगे, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है आप ये देख लीजिए, 752 मान लीजिए, ये रही आपकी टोटल कॉस्ट 752। तो 752 को तो डिनोमिनेटर में ले आइए, और आपकी ये मुझे बोतल वाले की निकालनी है, तो ये कितनी होगी आपकी 104, 104। ठीक है, तो 104, तो इसको आप निकालिए। मैं आप चाहे तो पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं इनके आगे, आप पूरे लैक्स में लिख लीजिए, आप लैक्स में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लैक्स में भी आ जाएगा। ये आपका कितना है, 10,40,000, 10,40,000, और ये कितना है 752,40, 752,1,2,3,4। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, और आप कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है तो अगर जीरो को हटा के वही आप ले सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 752। ठीक है, इंटू 16 लैक्स। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 2,12,076। ये वाला आपका आ गया 2,12,076। तो ये जो जो आप करेंगे ना 16 लाख, ये कैसे कर रहे हैं, ये 16 लाख टोटल प्रॉफिट है, इसको इसको शेयर करना है कॉस्ट बेसिस पे। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो रही है आपकी 752। मैंने ये सारे जीरो छोड़ दीजिए, ये सारे जीरो हटा दीजिए, आप ये चार चार जीरो काट दीजिए। तो अब मैं बोतल के लिए निकालूंगा तो 104 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे मेरी कितनी आएगी, ये मैं करूंगा तो मेरी आएगी 221,226
6.59, ठीक है, तो ये इतना ही छोड़ दीजिए 276, तो ये आपकी आ गई 2,21,276, ये कॉस्ट आ गई। ये सॉरी प्रॉफिट आ गया। और अगर आप ये वाला निकालना चाहेंगे इसके लिए प्रोडक्ट के लिए कितना होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जो आपका 16 लाख है, ठीक है, 16 lakhs आपका टोटल प्रॉफिट बन रहा है। और इसमें आपकी जो शेयर है ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे देखिएगा 648 डिवाइडेड बाई 752। तो जब आप ये करेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा, इसको कर देते हैं 648 डिवाइडेड बाई 752 राइट इंटू 16 lakhs, तो ये आपका आ गया 13,78,000 रुपए। 13 लाख ये वाला आपका आ जाएगा। तो आपका ट्रांसफर प्राइस कितना होना चाहिए, ये प्रॉफिट जोड़ दीजिए। आपकी ये कॉस्ट है भाई, बोतल वाले की 10,40,000 कॉस्ट है, 10,40,000 में आप 2 लाख बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का जो प्रॉफिट है वो जोड़ दीजिए, तो आपका ये आपका ट्रांसफर प्राइस हो गया 12,61,276। तो दिस इज कमिंग, ये आपका ये वाला प्रॉफिट प्लस ये वाली कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ट्रांसफर प्राइस हो गया। और ट्रांसफर प्राइस पर बोतल निकाल लीजिए, तो आपका जो ये आपका 12,61,276 जो बना है, इसको आप 8 लाख से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, एक प्रपोजन बनाना है इन दोनों का, कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी, प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलेगा, कि इसमें जो आपकी जो कॉस्ट आपने इनकर्ड की है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो इसने कॉस्ट ही इनकर्ड इतनी की है, 10 लाख ही की है, इसने 64 लाख की है, टोटल प्रॉफिट में उसका कितना प्रोपोर्शन है उतना निकाल दीजिए। और फिर जो बोतल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड कर रही है उसमें उसका प्रॉफिट जोड़ दीजिए, उससे ट्रांसफर कर जाएगा। सिमिलर लाइन पे आप ये सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न पे आपको करना है, ठीक है। तो ये आपने कॉस्ट बेसिस पे आपने निकाला, तो ये 12 लाख की आउटपुट है, मुझे लगता है आप कर ले जाएंगे। अब मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे तो बहुत आसान है। अब देखिए मार्केट प्राइस पे आप कैसे निकालते हैं। मार्केट प्राइस पे आप देखिए, आपने जो मार्केट से लिया है वो ये वॉल्यूम्स के हिसाब से आपका आ रहा है, ठीक है, ये आपने एक कोटेशन ली हुई है मार्केट से। अब इसके हिसाब से मैं चलता हूँ, देखिए आउटपुट आपको दी है 8 लाख 12 लाख, बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की सेल वैल्यू जो है 14 लाख 20 लाख, और इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 10। भाई जो ये तो मार्केट में मिल रहा है, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है कॉस्ट हमारी जो पड़ रही है डायरेक्टली दी हुई है, भाई हमारी कॉस्ट ये पड़ रही है और मार्केट में ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है 3,60,000 रुपए और 5,60,000 इन वॉल्यूम्स पे आ रहा है, राइट। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में देखिए, इनकी जो वैल्यू है, सेल वैल्यू ये 91,20,000 और 1,27,00,000 ये दी हुई है। इसमें इनकी कॉस्ट कितनी है, इसमें इनकी कॉस्ट ये भी डायरेक्टली दी हुई है। कॉस्ट ऑफ बोतल जो मार्केट वाली है, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ बोतल कितनी है, मार्केट वाली है, जो हमने मार्केट से कोटेशन ली है। तो इससे आपका क्या बनता है, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, तो उससे आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, इससे आपकी ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये मार्केट वाली जो आप ले रहे हैं, मार्केट वाले में क्या है कि आपके जो भी जिस तरह के भी प्राइस हैं, मतलब यहाँ भी आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो आप अपनी ली, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ बोतल जो मार्केट में ली है उतनी ही ली। तो कह रहा है जो हमें मार्केट में, हम अगर अपना सामान यहाँ ना बेच के मार्केट में बेचते तो वहां भी इतना ही प्रॉफिट होता, तो उतना प्रॉफिट हमने ये यहाँ पे ले लिया है। टोटल प्रॉफिट हमें कितना होगा, ये हो जाएगा 1,60,000 रुपए, आपको ये प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। क्योंकि हमारा जो है भाई, इसमें अगर वैसे भी आप देखो ना, इतना लंबा चौड़े की करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आप अगर देखो कि इनकी जो कॉस्ट है, इनकी कॉस्ट कितनी है, 10,40,000 रुपए और 14 लाख रुपए। तो 10,40,000 और 14 लाख, ठीक है। तो ये देखिए आप ये आपका इसमें तो लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ट्रांसफर प्राइस तो आपका सिंपल भाई, जो आपकी मार्केट में जितने की बोतल बिक रही है उतने का ही हम बेचेंगे। तो आप देखिए आपकी मार्केटिंग के हिसाब से आप 8 लाख वॉल्यूम पे और 12 लाख वॉल्यूम पे आपका जो जो मार्केट का आपका प्राइस है, मार्केट का प्राइस है जो ये 10 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो
उतने पे ही आपका ट्रांसफर प्राइस आएगा वैसे अगर देखो तो आप, ठीक है। तो वो आप ये ट्रांसफर प्राइस आपका 1.75 और 1.67 उसी के हिसाब से आ जाएगा कि जो आपके मार्केट प्राइस जो है आपको 14 लाख और इसके लिए 20 लाख का आपका है। और बाकी तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये ट्रांसफर प्राइस तो आपका डायरेक्ट मार्केट प्राइस से ही भी आ जाएगा। तो ये जस्ट आपको समझना है कि थिंक प्रोसेस क्या है। थिंक प्रोसेस में सिंपल सिंपल यही है कि मार्केट में जो आपके मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल देंगे अपनी क्या है। तो जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी की तो एक कैलकुलेशन करके दिखाई है। तो आई बिलीव मुझे कोई शक नहीं है कि ये सवाल आपको नहीं समझ में आया हो। यहाँ पे ये तो आपको करना है, ये चीजें तो आपको करना है कि शेयर शेयर कैसे करना है। ये थोड़ी सी इसमें एक प्रपोजल लेने की कॉम्प्लेक्स है। इस सवाल में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये तो आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। अब मैं आपके एक अगले सवाल पे चलता हूँ जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। ए मैन्युफैक्चर हैज थ्री प्रोडक्ट ABC, करंट सेल, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, डिटेल गिवन बिलो। एनुअल सेल आपकी 6000, 6750, सेलिंग प्राइस 20, 31, 39। अच्छा मुझे इंग्लिश में बोलना है, एक बच्चे ने बोला था तो मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ। ए मैन्युफैक्चर हैज थ्री प्रोडक्ट्स ABC, करंट सेल, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, डिटेल्स एंड द प्रोसेसिंग टाइम as required is given below. Annual sale is 6000, 6750 for product A, B, C respectively. Selling price 20, 31, 39. यूनिट कॉस्ट जो है आपकी 18, 24 और 30, और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड है 1 आवर एंड 2 आवर्स, राइट। तो ये कहीं किसी तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देखनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते हैं क्या कॉस्ट होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि जो आप अल्टरनेटिव चूज करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसकी कॉस्ट जो फोरगोन होती है, जो जो उससे बेनिफिट हो सकते हैं वो होती है, वही एक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूँ जो SFM भी पढ़ते हैं, चूंकि कि आपकी जैसे आपका आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में FD करते हैं, जैसे हैं एक आप FD करते हैं और एक आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो FD मान लीजिए 8% आपको देती है और म्यूचुअल फंड वाले वादा करता है कि भाई हमारा म्यूचुअल फंड रफली 12% पे यील्ड करता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या है ये नहीं कर सकते। फिर तो आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप क्या करेंगे, या तो FD करेंगे या म्यूचुअल फंड करेंगे। अब म्यूचुअल फंड आपको बेटर लग रहा है तो म्यूचुअल फंड के रेस्पेक्ट में आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये नहीं कर सकते ना। तो दिस इज द कॉस्ट, ये आपको नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी चली गई तो यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में इसको इसको प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने में आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 8% लगेगी, ठीक है। तो ये एक मैं कई बार एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने 1-2 बार पहले भी दिया है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। अच्छा ये आपका दिया हुआ है, द फर्म इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी 13,500 प्रोसेसिंग यूनिट पर ईयर। तो ये आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 6,000 प्लस 6,000 12,000 प्लस सॉरी दिस कम टू 750 इंटू 2 मीन्स 1500। तो 6, 6, 12 पर 1500, 1300, 13,500 प्रोसेसिंग आवर आपके आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर एब्जॉर्ब इनटू यूनिट कॉस्ट बाई चार्ज ऑफ 200% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पे 200% का आप एक चार्ज लगाते हैं जो कि जिससे कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके एब्जॉर्ब होते हैं। दिस प्रोसीजर फुल्ली एब्जॉर्ब द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जो आप ये 200% का वेरिएबल कॉस्ट पे एक जो ये चार्ज लगाते हैं फिक्स कॉस्ट के लिए, सारे फिक्स कॉस्ट को या फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट एज्यूम करना, एज्यूम का करना, प्रोसेसिंग टाइम कैन बी स्विच फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। मतलब जो आपके अवेलेबल घंटे हैं इनको चाहे आप A बनाओ, B बनाओ, C बनाओ, ये हो सकता है। दूसरा क्या कहता है, द डिमांड ऑफ करंट इज, इसकी मैक्सिमम डिमांड जो अभी आप जो बना रहे हैं 6000 और 750 ये सेल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो पॉसिबल है करंट सेलिंग प्राइस पे 11,000, 8,000 और 2,000 है। द सेलिंग प्राइस आर नॉट बी अल्टर्ड। सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स है, वो अल्टर्ड नहीं होते। क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटिंग पीरियड एंड टू इंडिकेट द इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट दैट शुड बी यील्ड इन एडिशन टू आइडेंटिफाइंग द शैडो प्राइस ऑफ प्रोसेसिंग आवर। तो शैडो प्राइस तो वो चलो मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो ये कुछ कुछ ऐसा सवाल है जो हम बोटलनेक वाले सवाल करते थे कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है।
ठीक है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा जो आपके लिमिटेड आवर हैं उनके हिसाब से कंट्रीब्यूशन क्या आ रही है, और फिर प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 20, 31 और 39। दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर 21, 31, 39, राइट। एंड यू हैव ए वेरिएबल कॉस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट। भाई ये क्या बवाल है, 1/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट ही कैसे आ गई? तो ये उस स्टेटमेंट से आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका है ना, ये 1/3 कहाँ से घूम आई, ये क्या है, ये बोला था ना कि आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, उसका 200% हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं। तो भाई देखो, अगर मान लो जो ये 1 है और ये 2 है, भाई अगर ये एक रुपए है तो ये 2 रुपए होगी। तो यानी कि ये टोटल कितने का होगी, वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का कितना होगी? भाई ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट। तो ये 1/3 यहाँ से आ गया। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो दी हुई है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट आपकी दी हुई है यहाँ पे, ये दी हुई है सॉरी, हाँ ये दी हुई है 18। तो इसमें ये टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1/3। तो 6 1/3, इसको 1/3 करेंगे, इसको 1/3 करेंगे, 10 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, 8 या 24 तो 6। तो ये 1/3 जो आया उसी से आया, इसी स्टेटमेंट से आ गया, ये जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया है 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, ओके। तो इससे आपने टोटल कंट्रीब्यूशन आप निकाल लेंगे, 6000 इंटू 14, 6000 इंटू 23, 750 इंटू 29। तो इससे टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। ये फिक्स कॉस्ट आपकी इसके दुगनी होगी, सिंपल सिंपल भाई, ये जस्ट इसकी दुगनी होगी। ठीक है, ये कितनी होगी? दुगनी होगी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट की दुगनी होगी, ये सिंपल सिंपल। तो आपकी ये कैसे निकलेगी भाई, वेरिएबल कॉस्ट की ये दुगनी होगी? तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपने दी हुई है यहाँ पे, देखो फिक्स कॉस्ट आपकी ये आपने सॉरी, ये वेरिएबल कॉस्ट जैसे 6 रुपए निकाल दी, तो 12 रुपए आपकी सिंपल सिंपल क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 12 छंग 72, जैसे यहाँ समझ लीजिए इसको, भाई ये 6 रुपए है तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो 12 रुपए फिक्स कॉस्ट होगी, 8 रुपए ये वेरिएबल कॉस्ट है, 16 रुपए फिक्स कॉस्ट होगी, 20 यहाँ 20 रुपए फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि 1/3 का रेशियो चल रहा है। तो ये देखिए 12, ये 6 की 12, तो इसको आप अगर आप 6000 आपका यहाँ था, ये 6000 था, 6000 इंटू 12 72,000, 16 थी, और यहाँ भी 6000, 16 इंटू 6000 तो आएगा 96,000। और ये कितनी थी? 20 इंटू 20 इंटू कितना था ये, ऊपर कितने लिए हुए थे, कितने प्रोडक्शन कितना कर रहे थे? 750, 20 इंटू 750। तो ये इस तरह से आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। तो ये आपने टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकाल दी, तो आपका प्रॉफिट आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये तो आपकी कंट्रीब्यूशन की प्रायोरिटी आपने निकाल दी। ये रैंक तो आप कर ही सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर आवर तो आपको निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 14 रुपए, 23 रुपए, 29 रुपए कैसे आया? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में से आप ये निकाल देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन पर आवर कैसे होगा? क्योंकि आपको घंटे कितने लग रहे हैं, एक एक, और कितना लग रहा था उसमें, जो घंटा लग रहा था 1 1 और 2। तो देखिए यहाँ आपका 1 लग रहा है, तो 1 से तो इसको डिवाइड 1, ये डिवाइडेड बाई 1 कीजिए, इसको 1 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 1 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो इससे इसकी रैंक आ गई, रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको समझाई दी इस वॉल्यूम पे। ये जो वॉल्यूम है इसमें कंट्रीब्यूशन ये कैसे निकला, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट आपने ये माइनस कर दी थी इसकी। ठीक है, आपकी टोटल कॉस्ट में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका 14 रुपए आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका 23 रुपए आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका 29 रुपए आ गया। और ये टोटल कंट्रीब्यूशन तो जस्ट नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो ये 6 रुपए है, 18 रुपए जो कॉस्ट थी, 12 रुपए फिर यहाँ आपकी बच गई। ठीक है, तो 12 इंटू 6000, 6000 की वॉल्यूम पे, और यहाँ कितनी बच गई आपकी 8 दूनी 16, 16 इंटू 6000। ठीक है, ये मैं दोबारा करके बता रहा हूँ आपको। और यहाँ कितनी बच गई आपकी ये आपकी 20 इंटू 750। तो इस तरह से आपने ये प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। अब हमें करना क्या था, एक तो हमने ये निकालना था, और दूसरा क्या करना था, प्रोडक्ट मिक्स बनाना था। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स बनाने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें अपने रिसोर्सेज को, जो आपकी ये वाली चीज है, इसमें हमें रैंक के हिसाब से रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। तो रैंक 1 को पहले बनाएंगे अप टू दिस, मैक्सिमम दिस जो अवेलेबल है,
और फिर बचे हुए आवर्स में इसको बनाएंगे और रिमेनिंग आवर्स में इसको बनाएंगे। तो ये तो आपने पहले भी काम किए हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट जो बन सकती हैं, आप यहाँ देखिए हमारे पास 13,500 आवर्स हैं और 8,000 मैक्सिमम सेल हो सकती है। भाई पहले मैं बी को बनाऊंगा सबसे पहले, तो बी की कितनी हो सकती है 8,000, और मेरा घंटा कितना लग रहा है बी को बनाने में 1, तो 8,000 घंटे तो मैं यहाँ कंज्यूम कर लूंगा, 8,000 घंटे में यहाँ कंज्यूम कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने बचे 5500 घंटे। अब मैं देखूंगा सेकंड प्रोडक्ट को, सेकंड प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, सेकंड प्रोडक्ट की डिमांड है 2000, और इसमें कितना घंटा लगता है 2 घंटा लगता है, तो 4 घंटा 4000 घंटा ये लग जाएगा, तो 4000 ये लेगा। अब 1500 घंटा बचा, 1500 घंटे में मैं रैंक थर्ड बनाऊंगा, तो कितनी यूनिट बना पाऊंगा, 1 घंटा लगता है, केवल 1500 यूनिट ही बना पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये प्रोडक्ट मिक्स आ गया, ए का मैं 1500 बना पाऊंगा, बी का मैं 8000 बना पाऊंगा और सी का मैं 2000 बना पाऊंगा। इनके कंट्रीब्यूशन ये पहले से निकाले हैं, फिर ये टोटल कंट्रीब्यूशन आप निकाल दिए इस तरह से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका। ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को आपस में, और ये फिक्स कॉस्ट आपकी ये यहाँ निकाल के दिखाई हुई है, इसको डायरेक्ट यहाँ लीजिए तो आपका प्रॉफिट 80,000 आ गया। तो पहले जो प्रॉफिट आ रहा था वो आपका आ रहा था 60,750, तो कितना इंक्रीज हो गया इससे प्रॉफिट, आपके मिक्स को ऑप्टिमाइज करने से आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया, ये 19,250। अब देखो शैडो प्राइस की बात हो रही है। शैडो प्राइस क्या होता है, शैडो प्राइस वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता है। ठीक है, द शैडो प्राइस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज फॉर डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर के लिए इस केस में शैडो प्राइस क्या है, आपके पास यहाँ लिमिटेड आवर्स हैं, तो अब आपके ये आप 1500 ही यूनिट बना पा रहे थे, जबकि डिमांड जो थी मैक्सिमम वो कितनी थी 11,000 प्रोडक्ट की थी, तो 1500 ही बना पा रहे थे क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो अगर हमारा 1 घंटा और हमारे पास बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ेगा, 14 रुपए से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शैडो प्राइस आपका कितना हो गया 14 रुपए। तो शैडो प्राइस क्या है कि जब आपके पास एडिशनल आवर अवेलेबल होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग आवर अवेलेबल होगा तो उससे कितना कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे, द शैडो प्राइस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द 1 यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द डिसीजन मेकर। इन द प्रेजेंट केस एवरी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट विल इंक्रीज कंट्रीब्यूशन बाई 14 रुपीज, तो देयरफॉर शैडो प्राइस विल बी 14 रुपीज। तो जो 14 रुपीज आपका ये बचता है, क्योंकि यहाँ आपकी अगर 1 घंटा और बढ़ेगा तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ जाएगा 14 रुपीज से बढ़ जाएगा। तो विद दिस आई थिंक आई एंड दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।